गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। बिगिनर्स टू प्रो इंग्लिश ग्रामर के क्लास 5 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को पहचानें। बहुत सारे लर्नर्स को इन्हें पहचानने में कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्लास आपके सारे कन्फ्यूजन को खत्म कर देगी। ये बिगिनर्स टू प्रो इंग्लिश ग्रामर के सीरीज का 7th क्लास है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम छोटे बड़े कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद आपके लिए मैंने बहुत सारे सेंटेंस रखे हैं जिनको मैं एनालिसिस करके मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट कैसे काम करता है, कौन होता है, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, हम सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट को जानने के लिए। पहला है आस्क द क्वेश्चन विद व्यू हु और व्हाट। पहले जो है ना, लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट, दिस वन, ओके। हम पहले हु का प्रयोग करेंगे और व्हाट का प्रयोग करेंगे और इससे हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, यूजिंग फाइनाइट वर्ब। मैंने क्लास में बताया था कि सेंटेंस का जो हेड होता है वो एक फाइनाइट वर्ब ही होता है। अब आपको अगर सब्जेक्ट का पता करना है तो फाइनाइट वर्ब से ही आपको क्वेश्चन करना होगा। अब फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन कैसे करेंगे? हु और व्हाट का यूज करके करेंगे। हु का प्रयोग कब करेंगे? जब आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट कोई ना कोई इंसान रहा होगा, ठीक है। और व्हाट का प्रयोग कब करेंगे? जब मतलब इंसान के अलावा, ह्यूमंस के अलावा कुछ और हो। चलिए एक दो एग्जाम्पल से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, राम प्लेज क्रिकेट। हमें पता है ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। प्लेस यही हेड ऑफ द सेंटेंस है। अब इसकी मदद हम लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन करने के लिए दो वर्ड का यूज करेंगे। आप या तो वो का यूज कर सकते हैं या वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमें लग रहा है कि राम इंसान है, मतलब ऐसे एक्सपेक्ट हमारी एक स्पेकुलेशन होती है, मतलब कि हम थोड़ा सा चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इंसान है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हु का प्रयोग किया, हु प्लेस, मतलब कौन खेलता। जवाब आया राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, द मशीन इज मेकिंग नॉइस। मशीन जो है वो शोर उत्पन्न कर रही है ना, या शोर कर रही है। तो अभी यहाँ हम किससे क्वेश्चन करेंगे? मशीन तो इंसान होता नहीं है, तो हम व्हाट का यूज करेंगे। इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब कौन सा है। तो इज मेकिंग, हालांकि आगे आने वाली स्लाइड में हम फाइनाइट वर्ब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए इज मेकिंग हमारा फाइनाइट वर्ब है और हमें पता है हेड ऑफ द सेंटेंस है, तो हम इससे व्हाट का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज मेकिंग नॉइस, मतलब क्या शोर कर रहा है। तो जवाब मिला द मशीन, ठीक है। और द मशीन इज आवर सब्जेक्ट। एक तो परेशानी ये थी हमारी कि हमें जब भी सब्जेक्ट पता करना होता है तो हम फाइनाइट वर्ब से सवाल पूछते हैं। दो वर्ड का यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए, हु और व्हाट। हु का प्रयोग तब करेंगे जब इंसान, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इंसान होगा। अगर इंसान के अलावा कुछ और है तो हम व्हाट का यूज कर लेते हैं। पहली बात हुई। अब दूसरी बात हम करते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ और चीजें लिखी हो तो हमारी सब्जेक्ट नहीं हो सकती। साथ में हमें यह भी ख्याल रखना है कि वर्ब से भी हम नाउन बना सकते हैं। और वर्ब से नाउन बनाने की प्रक्रिया क्या है? या तो इन्फिनेटिव यूज करेंगे या हम जेरंड का यूज करेंगे, जिसकी चर्चा हम सब्जेक्ट वाले क्लास में कर चुके हैं और उसको सीख चुके हैं। उसके बीच के नुआंसेस, यानी उसके बीच के अंतर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सी सिंग्स वेल। यहाँ पे सिंग्स हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसे हु से सवाल करें, हु सिंग्स, कौन गाता है, तो जवाब आया सी। अब सी को हम चेक करते हैं क्या है। सी हमारा प्रोनाउन है, ओके। अगला सेंटेंस है राइटिंग इज माई हॉबी। इज हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इज के पहले आया है राइटिंग, तो राइट देखने से हमें तो ये लग रहा है कि भाई साहब वर्ब होगा।
लेकिन हमें ये भी तो पता है वर्ब से क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो पहले टू ऐड कर लो या बाद में आईएनजी ऐड कर लो। जब टू ऐड करते हो तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, और जब आईएनजी ऐड करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, और इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं। तो अभी ये जो राइटिंग है ना, तो अब इससे हम इज से सवाल करते हैं, व्हाट इज माय हॉबी, तो हमें जवाब मिला राइटिंग। यानी कि राइटिंग हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब। देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं, या केवल मेन वर्ब हो सकता है ना, ये संभावना है। लेकिन हमेशा ये होगा कि चाहे कैसा भी सेंटेंस क्यों ना बना हो, हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो मेन वर्ब के पहले आया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा, फिर से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में चाहे वो फॉर्मेशन कैसा भी रहा हो, है ना, तो सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आएगा, कभी भी वो बाद में नहीं आ सकता। पहली बात है, मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, लेकिन हमेशा वो मेन वर्ब के पहले आएगा। तो जब भी हमें खोजना हो सब्जेक्ट को, तो हम मेन वर्ब से पहले खोजेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं, द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो हमारे पास एक मेन वर्ब है, यानी हमारा ये फाइनाइट वर्ब है ना। अभी मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं आपके लिए। मैंने यहाँ लिख दिया द डॉग हैज बार्क्ड लाउडली। तो अभी ये जो हैज मैंने यूज कर लिया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा बार्क जो है मेन वर्ब है। अगर हम दोनों को मिला दें तो हम इसे कहेंगे फाइनाइट वर्ब। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा मेन वर्ब है वाक, उससे भी पहले है हमारा सब्जेक्ट। तो हमेशा ऐसा होगा कि मेन वर्ब के पहले होगा, तो हमें जहां खोजना है, जहां हमारी निगाहें जानी चाहिए, वो मेन वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। इतनी छोटी सी बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए चार मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात यह है कि जैसे कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। अगर एक सेंटेंस तो एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, अगर दो सेंटेंस हो तो दो फाइनाइट वर्ब होगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर दो फाइनाइट वर्ब है तो वहां दो सेंटेंस होंगे। ठीक है, इस सेंटेंस को हम देखते हैं, राम प्लेज फुटबॉल एवरीडे। प्लेज मात्र एक वर्ब दिख रहा है, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं, इट चेंजेस इज फॉर्म टू टेल अस अबाउट द टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्ब। कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो फाइनाइट वर्ब है, इसकी खास बात यही है कि ये अपने फॉर्म को चेंज करता है, मतलब ये अपने रूप को बदल देता है। क्यों बदलता है भाई, तो ये हमें समय का ज्ञान देने के लिए, और दूसरा काम की स्थिति को बताने के लिए, कि मतलब सेंटेंस का जो सेंटेंस हमने कहा है वो किस समय को बता रहा है ना, इसकी जानकारी किसके पास होती है, फाइनाइट वर्ब के पास। और जो काम हो रहा है वो किस नेचर का काम है, मतलब कि काम क्या खत्म हो गया है, क्या काम ऑन गोइंग है, या क्या काम फ्यूचर में होने वाला है। इन सब बातों की जानकारी कौन देता है, हमें फाइनाइट वर्ब देता है। अच्छा, इस बात को हम डिटेल में 10th चैप्टर में देखेंगे, है ना। हो सकता है कि इसके जो आपके दिमाग में थोड़े बहुत डाउट चल रहे हों कि आखिर ये क्या होता है, स्टेटस ऑफ वर्क, टाइम क्या होता है, डिटेल में आपको जानना है, तो इसकी चर्चा हम 10th वाले चैप्टर में करते हैं। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो जरूर ग्रुप में क्वेश्चन करें, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने फॉर्म में, यानी अपने रूप में चेंजिंग करता है, बदलाव करता है, ताकि हमें हमें वो टाइम के बारे में बता सके और स्टेटस ऑफ वर्क के बारे में बता सके। ठीक है, अच्छा, जो वर्ब अपना टाइम, अपना रूप बदल रहा है, फॉर्म बदल रहा है, उसे तो हमें पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम सीखेंगे, हमने देखा राम प्लेज फुटबॉल, है ना, यहाँ पे वर्ब का अलग रूप है। दूसरा सेंटेंस, राम प्लेड फुटबॉल, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप है, विल प्ले, हैज प्लेड और इज प्लेइंग। आप देख रहे हैं प्ले वर्ब का ही फॉर्म चेंज होता जा रहा है।
अब एक सेंटेंस में तो हमेशा चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपको एक सेंटेंस दिया रहे तो वहां तो चेंज होके नहीं दिखाया जाएगा, फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको वहां पे ना स्पेकुलेट करना है, मतलब अपने से सोचना है कि क्या इस वर्ब का फॉर्म चेंज किया जा सकता है, क्या चेंज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि इस सेंटेंस को आप देखिए, राम प्लेज फुटबॉल एवरीडे। क्या यहाँ जो प्लेज आया है, क्या इसको हम बदल सकते हैं? प्लेड हो सकता है, इज प्लेइंग हो सकता है ना? तो हम देख रहे हैं कि वर्ब का जो फॉर्म है कहीं ना कहीं या तो चेंज हुआ है, चेंज हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए प्ले है, प्ले जो ओरिजिनल वर्ब है उसको हमने एस लगा के यहाँ पे प्लेस बनाया, तो अपने आप दिख रहा है कि फॉर्म इसका चेंज हुआ है। या हम ये स्पेकुलेट कर लेते हैं कि भैया ये तो चेंज हो सकता है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। तो दोनों ही बात एक चीज को दर्शाती है कि हम ये देख रहे हैं कि जो वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर सकता है या चेंज हुआ पड़ा है उसे हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। और एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में कई सारे वर्ब आए हों, है ना? लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी वर्ब आए हों, लेकिन हर सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। फिर से इस बात को समझेंगे, फाइनाइट वर्ब अपने फॉर्म में चेंज कर लेता है, इसीलिए ताकि हमें हमें वो टाइम, स्टेटस ऑफ वर्ब आदि के बारे में बता सके। अब इसके इसी चेंजिंग फॉर्म में चेंजिंग करने के जो पैटर्न है, इसी से हम इसे पहचान लेते हैं। तो एक सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, हो सकता है एक सेंटेंस में कई सारे वर्ब आए हों, तब भी फाइनाइट वर्ब एक ही होगा। ठीक है, इसकी बात हम अगले नंबर 3 में समझते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी हमें वर्ब देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं ये सेंटेंस देखूं, शी वांटेड टू बाई एन अम्ब्रेला, मतलब कि वो जो है ना एक अम्ब्रेला खरीदना चाहती है। तो एक तो हो गया वांट हमारा वर्ब और दूसरा बाई हमारा वर्ब। तो वांट को तो हम चेंज कर सकते हैं, सी वांट्स हो सकता है, लेकिन क्या हम टू बाइंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम टू बाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि हम इस वर्ब को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसको तो चेंज किया हुआ ऑलरेडी करके दिया गया है, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब होगा। थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे, देखने का तरीका बदलेंगे, तो चीजें आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब मे और मे नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब्स। आपको ये डाउट होगा कि मैंने पिछली स्लाइड में क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू फाइनाइट वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं होता है हमेशा। ऐसा होता नहीं है कि हर वर्ब के पास अपना हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, हर मेन वर्ब का अपना हेल्पिंग वर्ब हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई अवस्थाओं में होता ही है। तो क्या हम इसको अलग मानेंगे, इसको अलग मानेंगे? नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला के हम एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला के हम एक नाम देते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट, हम लोगों ने असाइनमेंट को पूरा कर लिया है। अभी आप देखोगे मेन वर्ब हमारा क्या है? कंप्लीटेड है। और दूसरा हमने क्या देखा? हैव, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या है, तो हम बोलेंगे हैव कंप्लीटेड, यानी दोनों को मिला के हमारा फाइनाइट वर्ब मिल जाएगा। इतनी छोटी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं होता है, ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। हर सेंटेंस में फाइनाइट और हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है। हर सेंटेंस में हमारा फाइनाइट वर्ब का होना तय है। ये दोनों आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट का कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज स्लीपिंग, तो हमारे पास फाइनाइट वर्ब क्या है? इज स्लीपिंग, क्योंकि देख रहे हैं इसके फॉर्म में चेंजिंग है, क्योंकि स्लीप जो है ना ओरिजिनल वर्ब है ना, उससे ये बना हुआ है स्लीपिंग, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, एक तरीका। दूसरा, इस सेंटेंस में तो एक ही वर्ब है स्लीप, तब भी ये हमें पता चल गया फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, तो क्या यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो हर सेंटेंस में यानी कि हर वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात हम समझते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में।
तो कई बार होता है कि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो और कई बार एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दिए गए, है ना, यानी दो, या तो एक सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में या दो सब्जेक्ट होंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में। जैसे पहला सेंटेंस का एग्जांपल हम देखते हैं, सीता रीड्स ए बुक। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा, सी गेव मी ए पेन एंड नोटबुक। एक तो ऑब्जेक्ट मी हो गया और दूसरा ये पेन एंड नोटबुक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी यार, ये पेन अलग है और ये नोटबुक अलग है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 6 क्लास कराने के बाद भी आपको सेंटेंस के पार्ट्स, एलिमेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैं ये वीडियो सॉरी ये 7th क्लास मैं करा रहा हूँ। हालांकि 7th क्लास में मैं फ्रेज क्लॉज के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन ठीक है, हम लोग इस क्लास में ये कंप्लीट कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइनाइट, ये सभी चीजें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक एक डाउट कंप्लीट कर लेंगे। आपके सामने मैं इतने सेंटेंस का एग्जांपल रख दूंगा कि आपको एकदम विजिबली क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए अभी ये जो कंफ्यूजन आ रहा है आपको, ये कंफ्यूजन नेक्स्ट क्लास में दूर हो जाएगा कि ये पेन अलग बात है और ये नोटबुक अलग बात है ना, ये दोनों एक ही बात है, अलग बात है नहीं। ठीक है, चलिए, तो एक ऑब्जेक्ट हमारा मी है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है ए पेन एंड नोटबुक। तो जो इंसान होते हैं ना, वो हमेशा आपको सेकंड ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो इन्हें हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और जो वस्तुएं होती हैं इन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ऐसे समझिए, वर्ब का प्रभाव जिस पर डायरेक्ट पड़ रहा है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव कर रहा है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, सी गेव मी ए पेन एंड नोटबुक। उसने एक्चुअल में दिया क्या है ना, वो एक्चुअल में पेन और नोटबुक ही दी है। और वो पेन और नोटबुक दी किसको है, तो करे मुझे दी। ठीक है, यानी कि वर्ब का प्रभाव पेन एंड नोटबुक पे गया, और पेन एंड नोटबुक को रिसीव करने वाला मैं हूं, तो जिस पर प्रभाव डायरेक्ट गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जिसने रिसीव किया वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट की तरह ही या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है ना। एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें हमारी कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। चौथा सवाल क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है तो फिर फाइनाइट वर्ब को ढूंढिए और उसे व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करिए। फिर हुम कब, जब आपको इंसान मिलने की संभावना हो, और हुम किसके लिए यूज करेंगे, जब इंसानों के अलावा कुछ और हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आई कॉल्ड रवि। ठीक है, तो रवि एक इंसान है ना, हमें लग रहा है कि लास्ट वाले पोर्शन में इंसान है, तो हम यहाँ पे सवाल करेंगे आई कॉल्ड हुम, आई कॉल्ड हुम। ठीक है, अभी कितने लोग बोलेंगे कि ये वाला इंफॉर्मेशन तो गलत है भैया, आई नो, है ना, मुझे पता है ये इंफॉर्मेशन गलत है, लेकिन जैसे सिखा रहा हूँ वैसे सीखो, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई कॉल्ड हुम, बाद में आप लगाएंगे हुम, तो हुम के जगह पर क्या है, रवि है ना, तो ये रवि हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही वॉट ए गिफ्ट। अभी ये गिफ्ट हमें लग रहा है कि इंसान नहीं है, तो हमने क्या किया, वॉट लगा दिया। ही वॉट वॉट, आपको जवाब आया गिफ्ट, तो गिफ्ट हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, सेंटेंस का जो सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा जो होता है ना ब्रदर, वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट को पहचानना। और मेरे हिसाब से कॉम्प्लीमेंट को पहचानना सबसे आसान होता है। बस थोड़ी सी बातों को आप ध्यान में रखते जाएं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बात हो जाने वाला है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, इनके नाम से कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो चीजों को पूरा करने का काम करता है। जैसे पेन है तो ढक्कन उसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बॉटल है तो वाटर उसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बुक है तो नोटबुक उसका कॉम्प्लीमेंट है, जैसे क्लास है तो टीचर उसका कॉम्प्लीमेंट है, और जैसे टीचर है तो स्टूडेंट उसका कॉम्प्लीमेंट है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका कमेंट करना, इस क्लास का रिव्यू देना, वो कॉम्प्लीमेंट है।
तो किसी भी चीज को जो पूरा कर रहा है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, सेंटेंस के 4 ही पार्ट होते हैं, मतलब सेंटेंस के 4 ही प्लेसेस होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं जो सेंटेंस को बनाते हैं। अच्छा, 4 एलिमेंट में तो एक तो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये भाई साहब किसको पूरा कर रहे होंगे? आप सोचिए ये की क्यों आए हैं? क्योंकि ये सेंटेंस के बाकी जो हिस्से हैं ना, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब, उनको ये पूरा करने का काम कर रहे होते हैं, इसलिए महोदय आए हैं। तो जब ये सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहे होंगे, मतलब जब ये सब्जेक्ट के लिए आए होंगे, तो इनको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए आए हो, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन रखे हो जो ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। अच्छा, जब ये वर्ब के बारे में बता रहे हो तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कोई अंग्रेजी ग्रामर में ऐसा कोई वर्ड है नहीं वर्ब कॉम्प्लीमेंट का। जनरली हम एडवर्ब को ही यूज करते हैं, मतलब जनरली वो एडवर्ब ही होते हैं, है ना। तो ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप इस तरह से समझेंगे कि वो वर्ब की कमी को पूरा कर रहा है ना, तो आपको एडवर्ब भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम पहचान लें कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कैसे पहचान लें ऑब्जेक्ट वाला हिस्सा है, और कैसे हम पहचान लें कि वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो पहली बात यह है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जब भी हम उसे पहचानेंगे, एक खास तरह की वर्ब आती है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। अब लिंक का मतलब आपको पता है ना, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, है ना। दो चीजें होती हैं, इनको लिंक कर दो यानी इनको जोड़ दो। तो ये दोनों चीजें क्या क्या होती है? मान लीजिए कि हमने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हमने लिख दिया कुछ इन्फॉर्मेशन, मैंने कुछ अलग सा कोई इन्फो हो गया। इन दोनों को जोड़ने का जो काम करेगी वो होगी लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? तो लिंकिंग वर्ब को पहचानने का दो तरीका है। पहला है कि आपको उसको इज एम आर से बदल देना है। बदलने के बाद भी सेंटेंस सही दिख रहा है तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब है। हमने इज एम आर से क्यों बदला? क्योंकि ये जो है ना खुद में लिंकिंग वर्ब ही होती है ना, ये खुद लिंकिंग वर्ब ही होती है ना। इसलिए हमने एक लिंकिंग वर्ब को दूसरे लिंकिंग वर्ब से बदल दिया, तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये भाई साहब लिंकिंग वर्ब है। दूसरा कि आप इक्वल का साइन यूज कर लेंगे, यानी इस वाले पोर्शन में जो बात होगी उसी का कहीं ना कहीं विस्तार इसमें होगा, मतलब दोनों चीजें सेम चीज के लिए होंगी। मतलब इधर लिखी हुई बात भी किसी सेम चीज के लिए होगी और यहाँ लिखी हुई बात भी सेम चीज के लिए होगी। अब इन दोनों बातों को हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला में तो इज लगा ही हुआ है। सी सिम्स हैप्पी, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो खुश है ना। तो हमने क्या किया, सिम्स को हटाया कि हटाओ भाई इज यूज करो। तो क्या सेंटेंस सही बैठा? शी इज हैप्पी, अरे ये तो सेंटेंस सही हो गया। इसका मतलब क्या है, सिम्स हमारा लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, दूसरा प्रयोग करते हैं, हम इसको इक्वल साइन से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, अगर रिप्लेस कर दें तो सी इक्वल हैप्पी, क्या यही वो है और ये हैप्पी दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात करी जा रही है? हाँ, दोनों सेम ही हैं, मतलब सेम ही चीज के लिए आया हुआ है ना। यानी ये भी बात सही होगी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हैप्पी वर्ड किसके लिए आया है ब्रदर? तो ये कह रहा है ये सी के बारे में आया है, मतलब उसको बता रहा है कि वो कैसी है क्या है, यानी कि सी के बारे में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, सी क्या है इस सेंटेंस में? तो सी हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो चीज होता है जो किसी की कमी को पूरा कर रहा हो, जैसे पेन का ढक्कन एग्जाम्पल दिया, वो कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस के 4 हिस्से होते हैं, मतलब 4 प्लेसेस होते हैं या 4 एलिमेंट बोल रहे हैं आप। इन 4 एलिमेंट में एक खुद तो कॉम्प्लीमेंट ही है। तो कॉम्प्लीमेंट क्यों आया होगा? तो सब्जेक्ट की कमी को पूरा कर रहा होगा, या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा होगा, या वर्ब के बारे में कुछ कह रहा होगा। यही 3 चीजें हैं सेंटेंस में। बाकी तो वो जिसके बारे में भी आया होगा हम उसको उसी के नाम से जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में आया है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में आया है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बारे में आया है तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है ना। यहाँ पे हमें लिखना होगा एडवर्ब, है ना, तो हम उसे एडवर्ब भी बोलेंगे, है ना।
चलिए, हमने अभी सीखा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचानेंगे, तो लिंकिंग वर्ब, माने सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जो जोड़ रहा होगा उसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अच्छा, लिंकिंग वर्ब पहचानने के दो तरीके, या तो ईजीएमआर से बदल दो उसको, क्योंकि ईजीएमआर भी लिंकिंग वर्ब है, या हम इक्वल साइन से बदल देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो जो बातें ऑब्जेक्ट के बारे में कही गई होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ही कॉल्ड मी जीनियस, है ना, एक वर्ड आया यहाँ पे जीनियस, है ना। अब ये जीनियस वर्ड जो है, ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये जीनियस वर्ड जो है ना, ये किसके लिए है, ही के लिए है या मी के लिए है, मतलब उसने मुझे जीनियस कहा, तो क्या वह जीनियस है कि मैं जीनियस हूं, तो जीनियस मैं हूं, तो किसके बारे में है ये, मेरे बारे में। तो मैं कौन हूं यहाँ, ये भी तो जानना है। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, इसके बारे में मैंने जस्ट पहले बताया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में आया है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें जानना है वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जो वर्ब के, है ना, जो हमारे वर्ब को पूरा कर रहा हो, वर्ब के बारे में कुछ बता रहा हो। तो मैंने बता रखा है कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, है ना। जनरली क्या होता है कि जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो हमेशा एडवर्ब ही होंगे। अच्छा, एडवर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको कुछ सवालों के जवाब सेंटेंस के अंदर खोजने होंगे। जैसे आपको वेन का जवाब खोजना है, कि मतलब कोई काम कब हुआ, टाइम बता रहा हो कोई, तो अब हमारा एडवर्ब हो जाएगा। हम हाउ का जवाब खोजते हैं कि मैंने कैसे, कोई काम हुआ तो कैसे, तो वो हमारा हो गया एडवर्ब। फिर हम खोजते हैं कि वो जो काम हुआ है वो कहाँ हुआ है, या प्लेस की चर्चा तो हो रही है क्या कहीं, वेयर, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। फिर कई बार वर्डों के अंत में एल वाई लगा होता है, तब भी हमारा क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, ये नेचर वाइज या तो नाउन होगा या हमारा एडजेक्टिव होगा। सेम थिंग ऑब्जेक्ट के लिए भी है, या तो ये नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा। लेकिन जब वर्ब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो ये हमेशा ही एडवर्ब होगा। ठीक है, चलिए खोजते हैं, सी अराइव्ड अर्ली। अब यहाँ पे हमें खोजना है इनमें से किसी का जवाब है क्या, हाँ वेन का जवाब है। कब, अर्ली मैंने पहले, वो पहले पहुंच गई, तो वेन का जवाब है। तो ये अर्ली जो है ना, ये हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट। फिर मैंने कहा सी स्पोक लाउडली, वो जोर से बोला। अब ये लाउडली जो है ना, हमें जवाब दे रहा है हाउ का, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, यानी कि ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। फिर हम देख रहे हैं दे आर वेटिंग आउटसाइड, वेयर, कहाँ वेट कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो हमने कहा आउटसाइड, माने बाहर वेट कर रहे हैं, तो आउटसाइड है वेयर का जवाब, यानी कि ये है हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब का मतलब क्या है कि ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एल वाई, एल वाई, एल वाई से भी आप पहचान सकते थे। ठीक है, एक बार के लिए मैं रिकैप कर दूं चीजों को, है ना, फटाफट रिकैप करते हैं और वापस चलते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आपके लिए रखे हैं, एक एक सेंटेंस को मैं करके दिखाऊंगा, मजा आने वाला है। ठीक है जी, चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहला है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला कि हमें फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन करना है, हु और व्हाट लगा के जवाब मिल जाएगा। दूसरा, सब्जेक्ट हमेशा नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता सब्जेक्ट। जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एडवर्ब, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हम वर्ब से भी नाउन बना लेते हैं, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि अगर कहीं वर्ब के पहले टू लगा हो तब भी वो नाउन है, या वर्ब के बाद आईएनजी लगा हो तब भी वो नाउन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर हम देखते हैं, सब्जेक्ट को हमेशा कहाँ खोजना है सेंटेंस में। सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब तय करना है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कई बार वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, तो उसका जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब से पहले खोजना है हमें। कहाँ खोजना है, मेन वर्ब से पहले हमें खोजना है। किसको खोजना है, हमें सब्जेक्ट को।
इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब आते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में 4 बातें याद रखें। एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब, बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस हो ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, दोनों को मिला के हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब अपना रूप बदलते रहता है, बहुरूपिया प्राणी है ना। क्योंकि वो रूप बदलेगा तभी हमें वो टाइम और स्टेटस ऑफ वर्ब के बारे में, स्टेटस ऑफ वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएगा। तो हम या तो उसे बदले हुए रूप में पहचान लें, या हम एंटीसिपेट करें, मन में सोचे कि यार ये बदल भी तो सकता है, तो हमें फाइनाइट वर्ब देखने को मिल जाएगा। तीसरी बात, सेंटेंस में कई बार एक वर्ब आते हैं, कई बार कई सारे वर्ब आते हैं, लेकिन कितना भी वर्ब आ जाए मात्र एक ही वर्ब होगा जो फाइनाइट वर्ब होगा, बाकी जितने वर्ब आए होंगे वो नॉन फाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, कई बार फाइनाइट वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, कई बार नहीं होता है, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, हमारे पास 4 तरीके हैं, 4 बातें हैं, उनको समझेंगे और ऑब्जेक्ट हमें पहचान में आ जाएगा। पहली बात यह है कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या 2 भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, 3 ऑब्जेक्ट का कोई केस नहीं बनता है। तो सेंटेंस में या तो एक ऑब्जेक्ट होता है या 2 ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट पाने के लिए हमें हुम और व्हाट लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा फाइनाइट वर्ब से, इसीलिए तो फाइनाइट वर्ब को हेड ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लीमेंट पहचानने का ये तरीका है कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो किसके लिए आया है। अगर वो सब्जेक्ट के लिए आया होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानने का तरीका क्या है? लिंकिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जो लिंक कर रहा होगा उसे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे। कैसे पहचाने हम लिंकिंग वर्ब को, है ना? तो आप या तो उसे ईजेएमआर से रिप्लेस कर दो, सिंपल, या उसे इक्वल साइन से रिप्लेस करके देखो। दोनों बातें अगर सही हो जाती है तो हमारा लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब किसको जोड़ता है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को याद रखना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? जैसा कि हमने सब्जेक्ट को देखा कि वो नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक उसी तरह ऑब्जेक्ट के बारे में है ना? ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन और एडजेक्टिव हो सकता है। यानी कि हम ये देखेंगे कि जो एडजेक्टिव या जो नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है या उसकी आइडेंटिटी को और बढ़ा रहा है, पहचान को और बढ़ा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कोई वर्ड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना है, हमें सीखना है, बेसिक से बातें सीखनी है ना? मुझे लगता है कि इंग्लिश ग्रामर में चीजें लिखने समय में ही थोड़ी बहुत इधर उधर कर दी उन लोगों ने, ताकि हम अंग्रेजी को ढंग से सीख ना पाए, है ना? कोई बात नहीं, ठीक है। तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वर्ब के बारे में कमी को पूरा कर रहा होता है, लेकिन खास बात आती है वहां क्या, कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट को पहचानना तो बड़ी आसान है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में देखोगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नाउन एडजेक्टिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वर्ब कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही एडवर्ब होता है। और एडवर्ब को पहचानना मक्खन, एकदम इजी। कैसे? कि हमें कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे, कब कहाँ कैसे का जवाब खोजना है सेंटेंस में। कोई चीज हुई तो कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इन तीनों का जवाब जो दे रहा होगा वो एडवर्ब होगा। और एक और चीज है, जिस वर्ड के लास्ट में एल वाई हो वो भी हमारा एडवर्ब होगा। अब जैसे ये होंगे तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और एडवर्ब माने वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यानी सिंपली हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा और उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। एक छोटी सी बात ब्रदर ये है, थोड़ा सा सोचना मेरी बात को, कि मैंने कहा कि देखिए, सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन आता है ना, प्रेपोजिशन आता है, ठीक है, वो एक पूरे सेंटेंस में नए वर्ड को जोड़ने के लिए आता है। फिर से समझिए बात को मैं क्या कर रहा हूं, कि प्रेपोजिशन जो होता है ना, इसे हम कनेक्टर कहते हैं, है ना? आपको मैंने बताया पिछली क्लास में कनेक्टर कितने तरह के होते हैं, है ना? और कनेक्टर किस किस को जोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने बताया था कि कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं जो पूरे सेंटेंस में नए वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए, ईंट और सीमेंट का खेल है। ईंट क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ना? और मैंने क्या बोल दिया,
ईंट जो है वो वर्ड्स हैं, है ना, और जो हम सीमेंट का यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन है ना। यानी कि वर्डों को जोड़ने के लिए हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब वो सेंटेंस में ही वर्ड को जोड़ा जाएगा। फिर से समझिए, एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके साथ हम वर्ड को अटैच करेंगे, तब हम किसका यूज करते हैं, प्रेपोजिशन का। इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे पहचानने में, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन सबको पहचानना हो तो हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो एक बात देखिए कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब जोड़ने के लिए कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। एक दूसरे से नेचुरली जुड़े होते हैं, नेचुरली जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से नेचुरली जुड़े होते हैं। फिर मैं समझाता हूं, फिर से समझिए प्यार से, कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपस में नेचुरली जुड़े होते हैं, इनको जोड़ने के लिए कभी भी हमें प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हमें कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। तो कई बार हमें जरूरत ही नहीं पड़ती और कई बार हमें जरूरत पड़ती है। तो मैं आपसे अब सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हो, उसमें कहीं प्रेपोजिशन दिया हो और उसके बाद वर्ड लिखे हो 2-4, तो अब आप बताइए कि ये हिस्सा क्या हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि प्रेपोजिशन तो सब्जेक्ट को जोड़ता ही नहीं है, तो ये तो सब्जेक्ट होने से रहा, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। वर्ब, वर्ब भी नहीं जोड़ता, है ना, सेंटेंस में वर्ब को जोड़ना हो तो प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये फाइनाइट वर्ब भी नहीं हो सकता है। तो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए भी हमें कभी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? वो कॉम्प्लीमेंट ही होगा। लेकिन क्या सभी कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन से ही जोड़े जाते हैं? नहीं। इस डिफरेंस को ध्यान से समझिएगा। प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने में करते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशन से नहीं जुड़े होते। यानी कि जिस शब्द के पहले प्रेपोजिशन आ चुका होता है, उन शब्द को प्रेपोजिशन के साथ हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, लेकिन सभी कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रेपोजिशन नहीं आते। ठीक है, अब चलिए, अब एक एक सेंटेंस को हम नेक्रोस्पी करेंगे। नेक्रोस्पी समझते हैं? नेक्रोस्पी का मतलब होता है हम चीजों का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना, उसको नेक्रोप्सी बोलते हैं। चलिए, सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड, सिंपल सी बात है। चलिए पता करते हैं। पता करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनाइट वर्ब हम पता करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट पता करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट पता करते हैं, तब हम कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं। इसी सीरीज में हम सभी को पता करते जाएंगे। तो पहले हमें पता करना है फाइनाइट वर्ब। तो हमें पता चल गया रोट, क्योंकि इसका फॉर्म चेंज हुआ है और आगे भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। अब कैसे चेंज कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए कि क्या हम इसके फॉर्म को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता था, राइट्स? क्या हम इसे हैज रिटन नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, है ना। मतलब इसके फॉर्म को हम बदल सकते थे, है ना, और ये अपने आप में भी बदला हुआ है। तो हम ये लग गया कि भाई साहब ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। दूसरा तरीका क्या है? हम पूरे सेंटेंस को स्कैन करेंगे। हमें कोई और वर्ब मिला क्या? नहीं मिला, तो सिंपल यही फाइनाइट वर्ब होगा। सिंपल है, जब कोई दूसरा वर्ब नहीं मिले तो वही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट को कहाँ खोजना है? मेन वर्ब के पहले, इस हिस्से में। तो हमें तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसके पहले तो एक ही वर्ड लिखा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं, एक लेटर लिखा हुआ, ठीक है। अब लेटर जो है, राइट के बीच में कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, क्या कोई प्रेपोजिशन यूज हुआ इन दोनों के बीच में? नहीं हुआ। तो अब दो संभावनाएं हैं, या तो ये भाई साहब हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो ये हमारे भाई साहब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दो ही बात हो सकती है, या तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, या हमारा ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर से समझिए, हमने क्या कहा, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन है क्या? अगर प्रेपोजिशन होता तो 100% ये कॉम्प्लीमेंट ही होता। अब चूंकि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं हुआ है,
तो या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन एक खास बात हम जानते हैं भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे पहचान लेते हैं? हमारे पास एक खास वर्ब होती है जिसका नाम है लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है? दो तरीका हमने सीखा, इज एम आर या इक्वल साइन। तो इज एम आर का यूज करिए और यहां लिखिए सी इज ए लेटर। क्या ये सेंटेंस सही है? क्या एक लड़की एक पत्र हो सकती है, लेटर हो सकती है? संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम ई जब लगा रहे हैं तो मतलब नहीं निकल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचिए क्या मतलब हुआ इसका, कि राइट जो है ना, यहाँ रोट लिखा हुआ है, वो हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, अब लिंकिंग वर्ब नहीं है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ना कि ये लेटर जो हम इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल रहे थे, ये बात गलत है। तो ये सही क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, हम जिन बातों को अभी तक पढ़े हैं ना, उनमें से चीज़ों को पहचानने के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे टूल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो कुछ अलग ही होते हैं। उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है। तो जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो चार सेंटेंस के बाद आपको खुद चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है। तो ये लेटर जो है ना ब्रदर, वो हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। एक मिनट, ये कलम मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इस कलम का यूज़ करूँगा। चलिए, अब हमने देखा कि ये टू जो है ना, टू क्या है? टू प्रेपोजिशन है। आ गया प्रेपोजिशन। अब जैसे हमें प्रेपोजिशन दिखा, हमें आंख बंद करना है और इसके बाद जितना कुछ आया हो सबको एक साथ इकट्ठा करना है और इनको बोल देना है कि भाई साहब आप यहाँ से निकलिए, आप हैं कॉम्प्लीमेंट। हमें लगता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, द स्काई बिकेम डार्क सडनली। ठीक है, हमने क्या सीखा था? हमने ब्रदर ये सीखा कि जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पता करना हो तो हम पहले उसको एक सीरीज में पता करेंगे। ऐसा ना हो कि हम पहले कॉम्प्लीमेंट पता कर लें, पहले ऑब्जेक्ट पता कर लें, फिर ऐसे पता कर लें। हम एक सीरीज में चीज़ों को सीखेंगे ताकि हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो सके। हमें पहले क्या पता करना है? फाइनाइट वर्ब। कैसे पता चलेगा? चेंज से। दूसरा, सब्जेक्ट। कैसे पता चलेगा? हम मेन वर्ब के पहले बातों को खोजेंगे। ठीक है जी। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं, मेन वर्ब के पहले खोजेंगे और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है तो हम नाउन खोजेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? है ना, ऑब्जेक्ट पता करने से पहले हमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता करना है कि क्या जो आया है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पता करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता कर ले रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पता हो गया। ऑब्जेक्ट के बारे में आया हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या एडवर्ब रहा हो तो वो वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से सीरीज में हम सीखेंगे चीज़ों को। चलिए इस सेंटेंस पर इसी को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है वर्ब। तो एक ही वर्ब है तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यही हमारा फाइनाइट वर्ब है, यानी इसमें चेंजिंग भी दिख रहा है, बिकम का बिकेम हो गया है। क्लियर? अब इस मेन वर्ब के पहले ही हमें कहीं ना कहीं, इधर ही हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमारा सब्जेक्ट। तो हमने नाउन खोजा और हमको मिल गया नाउन, है ना। तो द स्काई जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब एक चीज छोटी सी मैं बताऊंगा यहाँ, उसको समझिएगा। जैसे मैंने ये क्यों नहीं कहा कि ये स्काई हमारा सब्जेक्ट है? हमने ऐसा क्यों कहा कि द स्काई हमारा सब्जेक्ट है? देखिए, जब भी हम बात करते हैं नाउन की ना, नाउन की, तो नाउन के पहले लिखे गए जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ ही काउंट किए जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं नाउन फ्रेज।
ठीक है, हम इसको नाम देते हैं नाउन फ्रेज। फिर से समझिए, जैसे मैंने लिखा ए ब्लू बैग, तो ये बैग अलग नहीं है, यहां से यहां तक एक ही चीज है ना। ये बैग हमारा नाउन है, और नाउन के पहले आया जितना भी एडजेक्टिव रहेगा वो सब नाउन के साथ ही काउंट किए जाएंगे, सब एक यूनिट माने जाएंगे। एक यूनिट माने एक ईंट, है ना, एक ही ईंट माने जाएंगे, एक ही चीज मानी जाएगी। एक छोटी सी बात थी, ध्यान में रखेंगे, है ना। इसी तरह एक एक छोटी छोटी बातों को हम सीखते हुए अंग्रेजी को एकदम क्रिस्टल क्लियर सीख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मेन वर्ब के पहले कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट आया होगा, तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि ये डार्क क्या है, सडनली क्या है। ठीक है, तो पहले हम डार्क की बात करते हैं। क्या दोनों में कोई प्रेपोजिशन यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो डार्क क्या हो सकता है? संभावनाएं दो हैं हमारे पास, या तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। फिर से एक बात मैं समझाने की कोशिश करूंगा, फिर से समझिए। मान लीजिए सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आया, फाइनाइट वर्ब के बाद कुछ भी यहाँ आता है बिना प्रेपोजिशन के, तो इसकी कितनी संभावनाएं बनेंगी? या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। मात्र दो ही चीज हो सकता है। ऑब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को तो बड़ी इजी पहचान सकते हैं, है ना, लिंकिंग वर्ब का यूज करके। तो चलिए एक बार के लिए हम प्रयोग करते हैं कि क्या ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने बिकेम को इज बना दिया, स्काई इज डार्क, सेंटेंस तो बैठ गया जी, है ना। अगर ये सेंटेंस बैठ गया, इसका ये मतलब क्या हुआ कि ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अगर ये पता चल गया लिंकिंग वर्ब है, तो निश्चित तौर पर ये डार्क हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, अब बात करते हैं सडनली की। सडनली क्या है? हमने क्या कहा था कि एल वाई अगर लास्ट में आया हो तो ये एक एडवर्ब होगा, और एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी कि ये किसके बारे में कुछ बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। हमें लगता है ये भी सेंटेंस को आपने चीट फाड़ कर दी और चीजें आपको समझ में आ गई। अब चलिए फ्रेज से इस सेंटेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है बताइए? फाइनाइट वर्ब। चलिए पता करते हैं। पूरा सेंटेंस स्कैन करिए, है ना, स्कैन करिए स्कैन करिए स्कैन करिए। हमें मात्र एक ही वर्ब देखने को मिला, तो जो एक ही वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? अच्छा, फाइनाइट वर्ब में कहीं हेल्पिंग नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के पहले आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। तो मेन वर्ब के पहले हमारा टीचर ही तो है, तो ये भाई साहब हो गए हमारे सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के बाद हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जब द लेसन है, इसके बीच में तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है, यानी कि दो संभावनाएं बनी यहाँ, या तो हमारा ऑब्जेक्ट बना या हमारा कॉम्प्लीमेंट बना। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? केवल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब चलिए, अब हमें पता करना है कि भाई ऐसे हो रहा है क्या। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता करते हैं, यूज करते हैं लिंकिंग वर्ब। एक्सप्लेन को इज से हटा देते हैं। टीचर इज द लेसन, क्या शिक्षक एक अध्याय हो सकता है, लेसन हो सकता है? आपको पता है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका सिंपल मतलब है कि एक्सप्लेन हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है, यानी कि हमारी संभावना ये खत्म हो गई, दूसरी जीत गई, यानी कि द लेसन हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं क्लियरली। एल वाई लास्ट में आया तो ये एडवर्ब ही है, और एडवर्ब का मतलब क्या है? वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, हमें लगता है आपको बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। बेबी क्राइड लाउडली लास्ट नाइट। ठीक है, हमें क्या खोजना है? वर्ब। कौन वर्ब? फाइनाइट। तो हम स्कैन करते हैं, द बेबी क्राइड लाउडली लास्ट नाइट। अरे वर्ब तो कहीं नहीं है, एक ही वर्ब हमारे पास है, क्राइड। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। ये मेन वर्ब है भाई, और मेन वर्ब से पहले हमें खोजना है नाउन या प्रोनाउन। क्या खोजना है? नाउन या प्रोनाउन।
और नाउन और प्रोनाउन जो मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो द बेबी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब अगले शब्द पे आते हैं, लाउडली। एल वाई लास्ट में लगा है, सबको पता है एल वाई एडवर्ब हो गया। एडवर्ब का मतलब हो गया हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब हम बात करते हैं लास्ट नाइट क्या है। तो ये किसका जवाब है बताइए। हमने क्या कहा, कब, कहाँ, कैसे। तो ये कब का जवाब है। तो यानी ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, यानी कि वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कभी आपको एक बात समझ में आई, मैंने कभी ऐसा बताया हो आपको कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं सेंटेंस में। मैंने केवल फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करी है, इसकी संख्या एक होती है सेंटेंस में। सब्जेक्ट की भी संख्या एक ही होती है सेंटेंस में, है ना। ऑब्जेक्ट की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट की संख्या कितनी भी हो सकती है। आपकी मर्जी, जितना कॉम्प्लीमेंट आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें केवल ये कह के नहीं निकल जाना है कि ये मतलब सारा ऐसे हमने आया, मतलब आपको मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई आया और बोला ये भाई साहब ये तो कॉम्प्लीमेंट है। अबे कॉम्प्लीमेंट है, पूरा कॉम्प्लीमेंट है, हमको भी पता है। लेकिन अगर अंग्रेजी सीख रहे हो ना तो आगे इस बात की बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि आप एक एक वर्ड को सीखना शुरू करो, है ना। कि ये अलग अलग चीजें हैं, है ना। ये दोनों अलग अलग चीजों को दर्शा रही हैं, है ना। तो दोनों अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है, एक ही कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें स्कैन करना है फाइनाइट वर्ब के लिए, तो हम खोजते हैं वर्ब कितना है इसमें। राम प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, अरे एक ही हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। हमने क्या कहा, मेन वर्ब से पहले नाउन खोजो या प्रोनाउन खोजो, तो हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है भाई, फिर हमारे पास एक वर्ड दिख रहा है। तो अगर ये वर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। चलिए एक चीज बताता हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो और इजी होगा चीजों को जानना। कॉम्प्लीमेंट को पहचानने का क्या तरीका है, एक तो हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब यूज कर लो। दूसरा हमने नेचर वाइज क्या सीखा, या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, केवल नाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है जी। आप यहां समझिए बात को। अगर नाउन होगा तब तो हमें कंफ्यूजन पैदा होता रहेगा कि या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर वो एडजेक्टिव आ जाए तब आंख मूंद के आपको मारना है कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। अगर ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रहे तो आप थोड़ी सी गति और बढ़ेगी, मतलब चीजों को पहचानने में थोड़ा सा स्पीड और आपका बढ़ जाएगा। चलिए अब हम क्रिकेट की बात करते हैं। ये तो नाउन है, अब तो हम फंस गए कि ऑब्जेक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो लिंकिंग वर्ब यूज करो। राम इज क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट है, ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा प्लेस जो है वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। अगर लिंकिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं एवरी मॉर्निंग, सॉरी एवरी इवनिंग। बताइए तो ये किसका जवाब है, कब, कहाँ, कैसे। इनमें से किसका जवाब है, कब का जवाब है, यानी कि ये हो गया हमारा एडवर्ब, यानी हो गया हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वर्ब को पूरा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। द डॉग चेज द कैट क्विकली, ठीक है। तो हमें पहले क्या खोजना है, फाइनाइट वर्ब। चलिए एकदम स्कैन करेंगे। अरे यार हमारे पास तो एक ही वर्ब है, चेज, चेज माने पीछा करना, तो यही हमारा फाइनाइट वर्ब है और यही हमारा मेन वर्ब बन रहा है। तो अब इसके इधर हम खोजेंगे, क्या खोजेंगे, नाउन या प्रोनाउन। तो हमें मिल गया द डॉग, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बीच में हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं दिखा और हमें दिखा कि ये चीज़ तो नाउन ही है। अब हम नाउन आ गया तो हमारे पास कंफ्यूजन हो गया कि ये तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो सिंपल है
यूज करो लिंकिंग वर्ब को, है ना, लिंकिंग वर्ब यूज कर लो, यानी कि इज यूज करो। द डॉग इज द कैट, क्या कुत्ता बिल्ली है? नहीं हो सकता भाई, कुत्ता अलग बिल्ली अलग बात है। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या है हमारा, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, एल वाई लास्ट में दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब वाला कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़े, माई फादर बिल्ड दिस हाउस, मेरे पिताजी ने ये घर बनाया। क्या खोजेंगे, वर्ब मिल गया। ठीक है, इस वर्ब के पहले हमें क्या खोजना है, सब्जेक्ट यानी नाउन खोजना है, या क्या खोजना है, प्रोनाउन खोजना है। तो मिल गया भैया माई फादर। हमने केवल फादर क्यों नहीं कहा, माई एडजेक्टिव है, तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिला के एक यूनिट होता है, तो हम इसको सब्जेक्ट बोल के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई प्रेपोजिशन नहीं है और यहाँ पे एक नाउन दिया हुआ है हाउस, यानी कि अब संभावना ये बन जाती है कि ये जो है ना, या तो ऑब्जेक्ट होगा या हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानेंगे कैसे, लिंकिंग वर्ब, है ना। यूज करें क्या लिंकिंग वर्ब, चलिए बिल्ड को हमने इज बना दिया, माई फादर इज दिस हाउस, गलत, मेरा पिताजी ये घर कैसे हो सकते हैं, पिताजी तो आदमी है, घर थोड़ी है, गलत हो गया। तो यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़े, चलिए, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि जो फूल है ना, वो मॉर्निंग में बहुत ही मधुर सुगंध देते हैं, है ना, या मधुर सुगंधित होते हैं, जैसे भी बोलिए आप। तो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है वर्ब। स्मेल माने क्या होता है, सूंघना, है ना। तो अभी एक बात बताइए, स्मेल हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यानी इस मेन वर्ब के पहले हमें नाउन खोजना है या प्रोनाउन खोजना है, यानी मिल गया। द फ्लावर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए कितना तेज मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चीज़ों को अलग तरीके से, अलग निगाह से देखना जरूरी होता है, और इसको मैं अलग इंग्लिश का नाम देता हूँ, जो है एनालिटिकल इंग्लिश। ठीक है, बहुत बेसिक से चीज़ों को हम सीख रहे हैं, और आपको अब मज़ा आ रहा होगा, अब आपको स्पीड आ रहा होगा, अब आपको क्लैरिटी आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में, है ना, फटाफट अपनी उंगलियों को चलाएं और अपने डाउट्स को लिख दें, है ना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ऑल द टाइम। ठीक है, आई हैव स्टार्टेड इज फ्रॉम फ्रॉम एकदम बेसिक, बेसिक जीरो बेसिक, है ना। आप मैंने कई चरणों में अंग्रेजी को अलग अलग चरणों में बांटा है। पहला है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रूल का एप्लीकेशन, और तीसरा है प्रैक्टिस। एक एक चरण को हम करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर बातें हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई साहब यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन कहीं दिख नहीं रहा है, और उसके बाद हमने स्वीट लिखा है। अब स्वीट को पहचानो। अभी आपको पहचानने में दिक्कत हो रही होगी कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं है ब्रदर, है ना, अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, एक ही दिन में रूम थोड़ी बना होता है, लेकिन इतना आप कर रहे हैं, अपने आप में तारीफ है ना। तो देखिए, नाउन प्रोनाउन इन सभी चीज़ों को पहचानने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, कोई बात नहीं है। हमारा सेंटेंस चैप्टर जिस दिन खत्म होगा, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम वही काम करेंगे, नाउन को पहचानना, प्रोनाउन को पहचानना, सबको एक एक को पहचान लेंगे। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारी क्लासेस केवल आइडेंटिफिकेशन की ख़त्म हो जाएंगी, और मैं आपको बताऊंगा कि चलो भैया मैं आपको आइडेंटिफिकेशन की क्लासेस करा चुका हूँ, तो आप एक सेंटेंस के 90% वर्ड को, एक एक वर्ड को आप पहचान लेंगे कि वो क्या है, क्या काम कर रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रूल, माने नियम, और उनका देखेंगे एप्लीकेशन। एकदम इतना बेहतरीन आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना, आप आफ्टर आइडेंटिफिकेशन मैंने पहचानने के बाद आप मस्त हो जाएंगे। आपको जितना डर लग रहा है अंग्रेजी से ना, उतनी अंग्रेजी से आपको हो जाएगी मोहब्बत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े और इसको पहचाने। स्वीट क्या है हमारा, आपके क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं बता दूं, स्वीट हमारा एडजेक्टिव है। अब बताइए कि ये क्या हो सकता है। तो जैसे आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रिवील हुई ना कि एडजेक्टिव है, आपका दिमाग कहाँ गया, आप तो कह नहीं सकते ऑब्जेक्ट, अब आप कहिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो चीजें इतनी शार्प है, इतनी तेज है ना, मतलब कि अगर आप अंग्रेजी को इतना शानदार, मतलब क्या बताऊं कि इतना शानदार लैंग्वेज है ना। हालांकि ग्रामर में इन्होंने लिखने में कुछ ना कुछ घटतौली किया है, कुछ ना कुछ बकवास किया है, ताकि अंग्रेजी का ग्रामर जो है ना लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, अंग्रेजी इतनी फ्लुएंट, इतनी शानदार, मतलब क्या बताऊं, ये एक फ्लो है, वो फ्लो ऑफ वाटर है।
अगर एक चीज़ को सीखते हैं तो धीरे 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 इतनी शानदार हो जाएगी आपकी अंग्रेजी, मज़ा आएगा लर्न करने में। ठीक है, देखिए कैसे आपको एक चीज़ पता चली कि स्वीट जो है एडजेक्टिव है, तो दिमाग कहाँ गया आपका? क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? यार हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन होता है ना? तो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है भाई, या तो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। तो हाँ, हाँ, ये सही कह रहे हो। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आगे जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, फिर भी चलिए, हमें क्या पता स्वीट क्या है, नाउन है कि क्या है, हमको कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता भाई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो हिस्सों में बांट देंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करें? एकदम लिंकिंग वर्ब यूज करोगे, है ना? लिंकिंग वर्ब इज फ्लावर्स है ना, तो आर यूज करो। तो फ्लावर्स आर स्वीट, है ना? अरे यार ये तो बन गया, मतलब फ्लावर आर स्वीट, मतलब ये तो सेंटेंस सही हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो स्वीट हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें मिला क्या? इन। क्या मिल गया? प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन मिला तो तुरंत लाइन खींचो और मार्क करो, भैया क्या है तू आप? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा चलिए, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ब्रदर, आप तो कॉम्प्लीमेंट मार दिए, लेकिन ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब कॉम्प्लीमेंट है? तो आपको पता है क्या जानना है? यहाँ यहाँ जानना है कि ये किस चीज का जवाब है। सोचिए, कब का जवाब है ये, कहाँ का जवाब है, कैसे का जवाब है? तो आपको पता चला, ये वेन का जवाब है ना? यानी कि ये एडवर्ब है, यानी कि ये एडवर्ब है, तो क्या है? ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। आगे बढ़े, चलिए हम स्कैन करेंगे वर्ब के लिए। मिला ही नहीं, हमें मिला केवल एक वर्ब, वो है हमारा फाइनाइट वर्ब। इसके पहले या तो नाउन मिलना चाहिए या भैया प्रोनाउन मिलना चाहिए। मिल तो गया नाउन आपको, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, खत्म। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे द वर्क है। वर्क माने काम, काम माने नाउन। ठीक है, तो ये हमारा नाउन है। अब फंस गई बात, या तो भैया ये ऑब्जेक्ट बनेंगे और नहीं तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए लिंकिंग वर्ब फंसाएंगे। आर, क्या स्टूडेंट ही काम है? नहीं, स्टूडेंट काम करते हैं, स्टूडेंट काम नहीं होते हैं। तो भैया ये हमारा लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या है? ऑब्जेक्ट। आप देखिए प्रेपोजिशन आ गया, फंसा दीजिए, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? आगे बढ़े। ओके। द बॉय किक द बॉल हार्ड, है ना? फटाफट खोजिए कहीं वर्ब है क्या? मिल गया भैया, ये है हमारा वर्ब, है ना? तो हमने क्या कहा कि एक ही वर्ब मिला, तो फाइनाइट। अब इस फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब के पहले नाउन खोजो चाहे प्रोनाउन। बॉय मिल गया ना नाउन, तो ये इसे मारो सब्जेक्ट, खत्म। अब बताओ, यहाँ तो कुछ प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ पे द बॉल लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? बॉल तो नाउन है। फिर लिंकिंग वर्ब यूज करो। ईज हटाओ, क्या लड़का ही बॉल है? नहीं, गलत। तो गलत है तो ये ऑब्जेक्ट है, सही होता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बात करो हार्ड, है ना? हार्ड का मतलब क्या है? हाउ। लड़के ने बॉल को पैर से मारा, कैसे? बड़ी जोर से मारा, है ना? तो हाउ का जवाब है कैसे मारा। तो हाउ का जवाब मतलब एडवर्ब, और एडवर्ब मतलब वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, क्लियर? नहीं समझ में आया? आगे बढ़ो। द गर्ल रीड्स ए बुक एवरी डे। एक मिनट में देख लूँ, अरे यार इतना सारा अभी है। ठीक है, बाप रे। ठीक है, लेट मी चेक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है। अबे यहाँ तो टाइम भी नहीं दिखा रहा है, 1 घंटा 4 मिनट। और तेरी की, एक काम करते हैं ब्रदर, बाकी चीज़ें आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसे बना के मुझे ज़रूर भेजेंगे ग्रुप में, है ना? या अगर आप मतलब ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, केवल यूट्यूब व्यूअर हैं, तो आपका क्या है कि आपके कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे कमेंट करें, है ना?
अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप चीज़ों को मतलब लगातार पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ग्रुप की व्यवस्था कर दी जाएगी। हालाँकि अभी तो मैं अपने विद्यार्थी को ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, कमेंट पे आके मैसेज करें, आपके मैसेज को भी रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, मैं एक-एक करके चीज़ों को दिखाऊँगा। आप एक काम करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे या वीडियो को पॉज़ कर के आप कोशिश करेंगे सेंटेंस को बनाने की, ठीक है? चलिए, ये है द गर्ल रीड्स ए बुक एवरी डे। अगला है द ओल्ड मैन एंड टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आगे है द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली। अगला है द सूप टेस्ट डेलिशियस। अगला है द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली। अगला है राम इज अ गुड स्टूडेंट। द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। और है पुलिस गॉट द थीव यस्टरडे। अगला है दे इलेक्टेड रवि द कैप्टन। द रोड बिकेम स्लिपरी आफ्टर रेन। ठीक है, आगे है द टीम वॉन द मैच इजीली। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, यस, दिस वन इज द लास्ट थिंग। ठीक है, चलिए ब्रदर, फिर मिलते हैं आप कल की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। आपकी तरह हमारा भी दिल उदास है, वो वाला मीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, मिलते हैं।